नमस्कार, मैं हूं हेमंत योगी और आप देख रहे हैं क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़। आज हम बात कर रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में पिछले 2018 से जो मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा हुई है, उसमें जो चयनित शिक्षक हैं वो लगातार अपनी भर्ती को लेकर परेशान हैं और लगातार वो अलग अलग जगह अपने जनप्रतिनिधियों से मांग कर रहे हैं कि हमारी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द किया जाए। तो आज इसी विषय में हमारे साथ कुछ चयनित शिक्षक साथी हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी इस भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका क्या नाम है? सर, मैं मनमोहन शर्मा हूँ। तो मनमोहन जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में क्या ऐसी अटकलें आ रही हैं जिसके कारण आप लगातार परेशान हो रहे हैं? सर, ये 2018 में मध्य प्रदेश सरकार ने आदिम जाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग के लिए संयुक्त परीक्षा का ऐलान किया था कि हम एक परीक्षा लेंगे पीईबी के द्वारा, जिससे कि आदिम जाति कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग दोनों में करीब 30,594 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। ये विज्ञप्ति जारी हुई, उसके बाद सरकार बदल गई, सत्ता परिवर्तन हुआ प्रदेश में। उसके बाद से ही हम तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं कि ये जो भर्ती प्रक्रिया 2018 से लंबित है वो अपने मुकाम तक किसी तरह पहुँचे। हम जहाँ आपका कौन सा विषय है? मेरा सर इंग्लिश सब्जेक्ट है, 38वीं मेरी रैंक है, वर्ग 1 में मेरा चयन हुआ है सर। जी, जैसे कि हमने सुना अभी हाल कि हमारे साथ मनमोहन जी है और उन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी से चयनित हैं और उनकी 38वीं रैंक है। तो हम समझ सकते हैं कि एक चयनित युवा जो अपनी काबिलियत को सरकार के सामने बता चुका है, अपना रिजल्ट भी पा चुका है, रिजल्ट के बाद वो मेरिट भी बन चुकी है, उस मेरिट में आने के बाद भी वो लगातार अपनी भर्ती प्रक्रिया से अभी नदारद पाए जाते हैं। चलिए हम अगले कैंडिडेट से मिलते हैं। आपका नाम? जगदीश सिंह पाल। जगदीश सिंह जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका क्या विषय है और आप किस विषय से मेरिट में हैं? सर, मैं इंग्लिश लिटरेचर से हूँ और मेरी 163 रैंक है। जी, तो अभी तक आपको पिछले 3 साल, हम मान के 3 साल होने को है, तो 3 साल में आपने चयनित होने के बाद अपने आप को किस प्रकार महसूस कर रहे हैं आप? चयनित होना अपने आप में ही एक गर्व की बात है। हमारे परिवार और रिश्तेदारों में ये गर्व का विषय है कि वर्ग 1 में चयनित हैं और चयनित होने के बाद भी बहुत सारी प्रताड़नाएं हमको झेलनी पड़ी हैं। मानसिक, आर्थिक और कई सारी परेशानियों से हमने चयन लिया है पहले भी, और अभी नियुक्ति न मिलने के कारण सरकार का उदासीन रवैया है और अभी भी बरकरार है। और हमारे जो जिम्मेदार मंत्री जी हैं या मुख्यमंत्री या जो भी संबंधित अधिकारी हैं, उन्होंने किसी तरह का कोई आश्वासन या हमको ऐसा कोई शेड्यूल जारी नहीं किया है जिससे कि हम समझ सकें कि ठीक है, हमारे साथ कुछ न्याय हो रहा है। जैसा कि अभी हमने सुना कि लगातार वो कह रहे हैं कि हम लगातार सामाजिक और मानसिक प्रताड़ित हो रहे हैं। आखिर क्या कारण? हम नेक्स्ट कैंडिडेट से पूछना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम राम गोपाल कोहली। जी, आप कौन से विषय से कैंडिडेट हुए हैं इसमें? सर, मैंने बायोलॉजी विषय से पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है जी, लेकिन शासन ने जब जो मध्य प्रदेश ने नोटिफिकेशन दिया था उसमें ऐसा है किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर नहीं लिखा गया था। उसमें लिखा था संबंधित विषय में स्नातकोत्तर या उसके समकक्ष। उस टाइम कुछ भी ऐसा पर्टिकुलर नहीं बताया गया था कि किस सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स को ही लेंगे। अभी हम लोगों से पेपर लिया गया, हम लोग उसमें अच्छे नंबरों से रैंक हासिल किए, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, स्कूलों का चयन किया और एंड में जब वेरिफिकेशन की प्रोसेस में हमें पता चला कि हमारे जो एलाइड सब्जेक्ट हैं, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, इन लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो मैं सरकार, आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, एक तरफ तो हमारी जो नई शिक्षा नीति है उसमें आप टेक्निकल एजुकेशन का समावेश कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो टेक्निकल एजुकेशन से जिनने डिग्री हासिल की है उनको आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। तो ये तो उनके साथ पक्षपात है। जैसा कि आपने अभी सुना कि इस कैंडिडेट में कुछ ऐसे विषय भी आ रहे हैं कि जिनको सत्यापन प्रक्रिया से कुछ समय के लिए बाहर रखा गया है। सरकार का ऐसा कोई रुझान नहीं है कि किस विषय को शामिल करना है। अगर उनको इन विषयों को वापस करना था या बाहर करना था तो भर्ती प्रक्रिया में उन्होंने मेरिट में अपना स्थान बनाया। उस मेरिट में स्थान बनाने के बाद उनके सामने समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। नेक्स्ट कैंडिडेट से हम मिलते हैं। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र लोधी है और मैं वर्ग 1 में मैथ सब्जेक्ट से सिलेक्टेड हूँ। चूँकि हमारी भर्ती को 3 साल करीब होने वाले हैं और अभी तक हमको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि जिससे हम संतुष्ट हों। सब इतना बोल दिया जाता है कि जल्दी भर्ती होगी, उसके बारे में कोई शेड्यूल या डेट नहीं बताई जाती हमको। इससे हम बहुत प्रताड़ित हैं और हमारा परिवार प्रताड़ित है। इसमें हम करीब 30,000 शिक्षक हैं और उनके परिवार और रिलेशन वाले भी प्रताड़ित हो रहे हैं। तो हमको
सरकार से सिर्फ इतना ही कहना है कि हमारे शेड्यूल को जारी करवाया जाए और जल्दी भर्ती करवाई जाए। जैसे कि अभी बहुत बड़ा ये प्रश्न होता है कि पूरे मध्य प्रदेश से 30,000 से अधिक शिक्षक इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित हो चुके हैं। अगर हम बात करें तो 30,000 शिक्षक और उनके साथ में उनके परिवार के सदस्य, ये बहुत बड़ी एक संख्या दिखाई देती है। और उस संख्या में से एक तो हमें प्रतिनिधि मंडल मान सकते हैं कि एक अशोकनगर जिले के कैंडिडेट हैं। शायद ऐसे पूरे मध्य प्रदेश के 53 जिलों में ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार अपनी काबिलियत को बताकर मेरिट में स्थान पा चुके हैं। इसी क्रम में हम आगे और जानना चाहेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम लखन सिंह प्रजापति है। सर, आपका विषय? मेरा विषय संस्कृत है। सर, जैसा कि आपने 2018 के बाद 2019 में परीक्षा को पास किया, इसके बाद आपका रूटीन क्या रहा? आपको लगा कि कुछ महीनों बाद हमको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, हम एक सरकारी स्कूल में वर्ग 1 के व्याख्याता बन जाएंगे और हमारा भविष्य संवर जाएगा। लेकिन इस दौरान हमने देखा कि मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ और दो सरकारें इन 3 वर्षों में आई और गईं। लेकिन सरकार तो स्थिर हो गई, लेकिन आप लोगों का भविष्य और हमारा भविष्य अभी तक सुरक्षित नहीं हुआ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, हम पहले भी परीक्षा दे चुके हैं, तो हमने ऐसा सुना था कि अब ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो गई है, ऑनलाइन पद्धति से प्रक्रिया जल्दी पूरी हो जाती है, तो ऐसा सुना था। लेकिन जब हम परीक्षा पास करके आए हैं और लगभग अब तीसरी साल में प्रवेश है, 3 साल पूरे होने वाले हैं, तो ऐसे ही हमने ये प्रक्रिया को नहीं जाना था। इस तरीके से अगर भर्ती प्रक्रिया होगी तो क्या असर होगा लोगों पर? तैयारी करते हैं, उसके बाद इस तरीके से देरी से शासन उनकी प्रक्रिया को बहुत आगे तक ले जाती है, तो रुझान उनके जो शिक्षा के प्रति है वो कम होता है। जी, नेक्स्ट कैंडिडेट हमारे पास हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र अहिरवार है। सर, आपका विषय? मेरा विषय इकोनॉमिक्स है और मेरी ओलंपिक में 80वीं रैंक है। जी, तो देखिए हमारे सामने एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो लाखों चयनित अभ्यर्थियों में शामिल है और मध्य प्रदेश में उनका 80वीं रैंक है, यानी कह सकते हैं टॉप 100 में इनका नाम है। और आज वो भी इस चयनित शिक्षकों की, मैं कहूँगा कि एक भीड़ का हिस्सा बने हुए हैं, जो अपने आप को आज भी एक पढ़ा लिखा चयनित बेरोजगार मान रहे हैं। तो आप लगातार जनप्रतिनिधियों को अपना ज्ञापन दे रहे हैं और आज भी आपने ज्ञापन दिया। आगे आपका ऐसा क्या विचार है कि आपके जितने भी आपका संघ है, मध्य प्रदेश चयनित संघ, वो आगे क्या ऐसी योजना बना रहे हैं जिससे कि शासन के पास आपकी आवाज़ पहुंचे और वो आपकी भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करें? देखो, हम तो यही चाहते हैं कि शासन हमारी बात जल्दी से माने और हमारे प्रदेश में जो कार्यकारिणी है चयनित शिक्षकों संघ की, तो वो आगे क्या गाइडलाइन देती है उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे पास एक और साथी हमारे साथ। सर, आपका नाम? जी, महेंद्र सिंह कुशवाहा। आपका विषय? मेरा विषय अंग्रेजी है, वर्ग 2 में चयनित हूँ। देखिए, इसमें एक और बात निकल के आती है कि उसी चयनित शिक्षकों में वर्ग 2 के कैंडिडेट भी, जिनकी भी परीक्षा हो चुकी है, उनकी भी मेरिट हासिल हो गई है, लेकिन उनके सत्यापन बाकी है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 दोनों परीक्षाएं ऐसी कि मध्य प्रदेश में अपनी चरम स्थिति पे हैं, बस केवल उनको नियुक्ति पत्र देना बाकी रह गया है। आपके साथ आप क्या ऐसी परेशानियों को झेल रहे हैं कि जब से आपने परीक्षा पास की और उसके बाद आप लगातार एक बेरोजगार बन के बैठे हैं? जब से परीक्षा पास करके बैठा हूँ, मुझे आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है, क्योंकि सरकार का ये उदासीन रवैया देख के इससे कई सारे बेरोजगार युवा जो हैं वो भी जो है हताश हो रहे हैं आज की स्थिति में। और मेरे साथ भी कई सारी परिस्थितियां गुजर चुकी हैं। सरकार कई तरह के बहाने बनाकर जो है नियुक्ति को टाल रही है। कभी सरकार का बहाना लेती है कि सरकार स्थिर नहीं है, कभी कोरोना का बहाना, और कभी जो है परिवहन का बहाना लेती है। आज सब कुछ ठीक ठाक स्थिति में लगभग पहुंचने वाला है, पहुंच ही चुका है, लेकिन सरकार की मंशा अभी भी स्पष्ट नहीं हो रही है, जिससे कि हम बेरोजगार युवक जो है अंदर से जो है बहुत हताश हो चुके हैं। जी, ये बहुत बड़ी बात निकल के आई कि कोरोना का बहाना। हम मान सकते हैं कि कोरोना एक पूरी दुनिया में भयावह एक स्थिति लेके आई है और पूरा विश्व और हमारा भारत इससे जूझा हुआ, लेकिन परंतु हम देखें कि कोरोना के बावजूद भी कई गतिविधियां पुनः अपने सुचारू रूप से जारी हो चुकी हैं। लेकिन फिर भी हमको जो एक बहाना दिया गया था कि लोक परिवहन की कमी के चलते हम अपनी भर्ती प्रक्रिया को कुछ समय के लिए स्थगन कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ समय हम देखते हैं कि कुछ समय के बाद लगभग 6 से 8 महीने व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं अभी थमी हुई है। इसी स्थिति को जानते हमारे एक और सर हमारे साथ हैं। सर, आपका नाम? सर, मेरा नाम राजकुमार धुरेटे। मेरी मतलब संपूर्ण मध्य प्रदेश में 48 रैंक है
देखिए कॉमर्स से अगर हम बात करें तो कहाँ 80 रैंक थी, आज हमारे पास जो कैंडिडेट है वो पूरे मध्य प्रदेश में 40 नंबर की रैंक को लिए बैठे हैं, और वो भी आज इस बेरोजगार युवाओं की भीड़ में, पढ़े लिखे बेरोजगार कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम वो कैंडिडेट है जो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के सबसे मुख्य धारा के यानी हायर सेकेंडरी के व्याख्याता के पद के लिए जो भर्ती की गई थी, और वर्तमान में इसको राजपत्रित पद का भी दायरा दिया गया था, यानी कि जो अब सिलेक्टेड टीचर जाएंगे उनको राजपत्रित पद का स्थायित्व मिलेगा। और ऐसे कैंडिडेट आज अपनी परीक्षा होने के बावजूद भी लगातार अभी भी इस आस को लगाए बैठे कि हमारी भर्ती प्रक्रिया कब होगी। तो सर आप बताएं कि आपने जैसी परीक्षा को पास किया था उसके बाद आपने और आपके घर वालों ने खुशी मनाई होगी कि हम लगातार अब शिक्षा विभाग से जुड़ने जा रहे हैं और अपना भविष्य को संवारेंगे। क्या आपको अभी लगता है कि कुछ समय के बाद आपको ज्वाइनिंग मिल पाएगी? जी सर, संतुष्टि से तो ऐसा ही लग रहा है कि हाँ भविष्य में मिल सकती है, पर सरकार की उदासीनता है और हमारी जो मेहनत है लगातार बढ़ती जा रही। क्या करें, सरकार कुछ ऐसे ही मतलब रूल्स निकाल देती है, कुछ बहाना बना देती है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मानसिक एवं आर्थिक रूप से बहुत सारी विसंगतियां हो रही हैं। क्या करें, पर सरकार कुछ हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वैसे भी देखा जाए तो सरकार के लिए सब खुला हुआ है, पर हमारी शिक्षा भर्ती ही जो दिखती है बस उसके लिए ही कुछ नहीं है, और ज़्यादातर है उसके लिए ही नियम बनाए जा रहे हैं और बस ऐसे ही चलाया जा रहा है शिक्षा भर्ती को। जी, हमारे साथ एक और कैंडिडेट है। सर आपका नाम? जी सर, रवि कुमार। जी, आपका विषय? विषय मेरा कॉमर्स है, रैंक 9th है। देखिए आप, अगर हम लगातार बात करें तो अब हमारे पास कॉमर्स सब्जेक्ट से भी, क्योंकि हमारी वर्ग 1 की परीक्षा हमारे जो स्कूली शिक्षा विभाग में 11th-12th के लिए 16 सब्जेक्ट में परीक्षा हुई थी, उसी में एक हमारे साथी हैं उनकी कॉमर्स से 9th रैंक है। ये अपने आप में हम कह सकते हैं टॉप 10 में है ये, और टॉप 10 होने के बावजूद भी अगर ऐसे कैंडिडेट अगर मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक परीक्षा की अगर तैयारी करते तो कहीं ना कहीं वो भी अभी तक पद पाकर अपनी एक प्रतिष्ठा को पाते। लेकिन हमारा एक सपना रहता है कि हमारी काबिलियत के बल पे, हमारे रुझान के तौर पर हम अपना एक फ्यूचर चुनते हैं, अपनी एक गाइडलाइन चुनते हैं। तो हम लोगों ने एक शिक्षक पद को बेहतरीन माना, लेकिन उस शिक्षक पद को बेहतरीन मानने के कारण ये हुआ कि जिसका परिणाम आज हमको ले भुगतना पड़ रहा है। तो आपको भी लगातार अन्य साथियों की जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी सर, बिल्कुल। जो सभी साथियों को जो परेशानी हो रही हैं वैसी परेशानी है मुझको भी हो रही हैं। पहले जब एक मतलब परीक्षा पास की तो बहुत खुशी हुई मुझे ना घर वालों को। जब 3 साल होने पे आए तो अब ऐसा लग रहा है कि परीक्षा पास करके गुनाह कर दिया है। अब तो इस प्रकार लग रहा है नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सरकार का रवैया सही नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा मतलब आदेश जारी करें या कोई शेड्यूल जारी कर दे जिससे हमें संतुष्टि हो जाए कि हमारी भर्ती निश्चित होगी। इस शेड्यूल जारी करने में अभी ऐसी सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट आया हो कि इस कारण से हम अटकलें लगाए हुए हैं? सरकार हमेशा बहाना बनाती है। बीच में कोरोना का बहाना बनाया, मतलब सरकार के लिए कोई बहाना नहीं था, केवल शिक्षा के लिए उन्होंने बहाना बनाकर रोक दिया। उन्होंने बनाया परिवहन का बहाना का परिवहन व्यवस्था सुगम नहीं है, मगर सब काम हो रहे हैं, सभी केवल शिक्षा के ऊपर उनका रोक लगा हुआ है। जी, आप इस परीक्षा को पास करने से पहले आपकी क्या दिनचर्या थी, और उसके बाद परीक्षा को पास करने के बाद आप क्या कार्यरत हैं? क्या अपने आप में अभी भी आस लगाए हो कि हम तो भर्ती मिलेगी तभी हम कोई दूसरी काम कर पाएंगे? सर, इस मतलब परीक्षा पास करने के बाद ऐसा लगा हमारी भर्ती हो जाएगी तो एक जॉब मिल जाएगी। अब इस चक्कर में दूसरे काम करने के अभी वो नहीं सोचते, क्योंकि इसमें आस लगी है कि हमारी भर्ती हो जाएगी। अगर दूसरी जगह जाते हैं तो हमें इधर आस लगी रही कि छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हम हमेशा यही सोच रहे हैं जितनी जल्दी हो हमारी भर्ती हो। जी, चलिए अब लास्ट में हम पूरे परीक्षा क्रम का या पूरे घटनाक्रम हुआ चयनित शिक्षकों के साथ अंत में उसका सार जानना चाहेंगे। हमारे साथी जो पूर्व में भी बता चुके हैं उनसे हम विस्तृत जानना चाहेंगे कि अभी तक आपने लगातार कई जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो संभाग स्तर पे हो, राज्य स्तर पर हो, लगातार आपका संघ काम कर रहा है। लेकिन अगर अभी भी इस प्रकार से अटकलें आती रहीं तो ये भर्ती प्रक्रिया हमको नहीं लगती कि सुचारू रूप से शासन की एक सही मंशा है कि वो उसको जारी रखे। तो आपके आगामी क्या ऐसे योजना है कि आप सरकार का रुझान इसकी ओर आकर्षित कर सकें? सर, हम वैसे तमाम कोशिशें करते आ रहे हैं और सरकार की जो मंशा है वो हमें इसलिए सही प्रतीत नहीं होती, जैसे कि अभी मेरे अन्य साथियों ने बताया कि कोरोना में परिवहन सुगम ना होने का बहाना सरकार ने लिया था, और उन्होंने ऐसा भी बताया कि केवल शिक्षा में जो शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए जो चयनित शिक्षक हैं उनका दस्तावेज सत्यापन जब होना था तब तो परिवहन नहीं था। उसके बाद प्रदेश में तमाम तरह के कार्य होते हैं, जैसे रैलियां, जमावड़े, विधानसभा उपचुनाव, शपथ ग्रहण और तमाम तरह की वो बातें। मतलब जब सरकार बनानी थी सरकार को तब तो परिवहन था, सब कुछ था, और हम लोगों को केवल ये कह के रोक दिया गया। उसी के साथ आप यदि देखें, इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात यदि मैं आपको बताऊं तो वो ये थी कि जब सत्यापन प्रक्रिया शुरू होनी थी तब सरकार ने ये कहा था कि
आपको जो ज़िला चुनना है आप वो ज़िला चुन लीजिए। चूँकि परिवहन की दिक्कत रहेगी तो हमने अपने अपने पसंद का ज़िला चुना जहाँ पर हम आसानी से पहुँच सकते थे। 3 दिन सत्यापन चला जिसमें 100% उपस्थिति रही, आधे से ज़्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए, फिर भी सरकार ने कोरोना का बहाना कह के रोक दिया। उसके मुश्किल से 2 महीने बाद नीट और जेई की परीक्षा होती है। इसी प्रदेश के वही बच्चे थे, हमने 2-3 साल पहले पढ़ाई पूरी कर ली, वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बस इतना ही फ़र्क था हम लोगों के बीच में। हम थोड़ी सी उम्र में ज़्यादा हैं, वो थोड़ी सी उम्र में कम थे, इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं था। मामा जी ने बड़ा अंतर पैदा कर दिया ये कहते हुए कि भाई उन लोगों को हम घर से परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए और परीक्षा केंद्र से वापस घर छोड़ने के लिए निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करेंगे, जो कि आपका मामा जी करेगा। मतलब आप समझिए कि हमने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसमें कि आपने हमारा परिवहन, जब हम तैयार थे कि भाई हम आ जाएंगे, सुगम थे, हम सहज थे, तब उन्होंने हमको रोक दिया और अन्य बच्चों को मामा जी बनकर, प्यारे मामा जी बनकर उन्होंने ये सारी स्थितियाँ की। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई ऐसा हमसे क्या गुनाह हो गया है। हमने, जैसा कि आपने सवाल पूछा, हमने तमाम तरह के जो हमारे संसाधन हो सकते थे उनका उपयोग करते हुए सभी अधिकारियों को, कलेक्टर्स को, मंत्रियों को, विधायकों को हमने ज्ञापन दिया। आज भी हम विपक्ष के एक विधायक जी से मिले थे, तो हमने सब कुछ जो हमें करना था हमने सब किया। अभी भी यदि सरकार नहीं सुनती है तो हमारी मजबूरी ये रहेगी कि हम राजधानी स्तर पर, ना केवल हम परेशान हैं, 30,594 जो लोग हैं इनके परिवार वाले भी उतने ही प्रताड़ित हैं। मेरे पीछे भी 5-7 लोग जुड़े हुए हैं जो मुझ पर आश्रित हैं। तो हम सब लोग भोपाल में बैठेंगे और हम तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि कोई ठोस आश्वासन या हमारा जो भर्ती है उसका शेड्यूल जारी नहीं हो जाता। देखिए, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कि कोरोना का बहाना जो था वो कोरोना अपनी चरम स्थिति को प्राप्त कर रहा है और जो भी संचार के साधन थे, लोक परिवहन के साधन थे, वो सभी सुचारू रूप से अपनी अपनी जगह यथावत चलने लगे। लेकिन इसके बाद भी जो चयनित शिक्षक थे वो अपनी स्थिति को बरकरार बनाए हुए, सरकार उनकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको भी स्थिर करके रखे हुए है। और लगातार इनका कहना है कि अगर कोरोना में लोक परिवहन की कमी थी तो शासन ने खुद के बलबूते पर भी कुछ परीक्षाओं को आयोजित किया और उन परीक्षाओं में जो कैंडिडेट थे उनके लिए परिवहन की सुविधा मुहैया कराई गई और उन्होंने अपनी परीक्षा को सविस्तार उन्होंने कंप्लीट किया। इसी प्रकार से अगर हमारे लिए भी ये व्यवस्था की जाती तो हम भी इस प्रदेश के मामा के भांजे और भांजियों में ही आते। हमारे साथ सौतेला ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? आपके साथ मैं हेमंत योगी, क्रिएटिव एंड सोशल न्यूज़ से। धन्यवाद।